उसके पहले वीडियो में कान की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानकारी हासिल की है। उसके बाद हमें कान में किसी तरह का एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से सुनने में दिक्कत होता है, जिसको हम लोग हियरिंग लॉस कहते हैं। तो हियरिंग लॉस कई टाइप का होता है और मैं कान के कौन सा हिस्से में अफेक्टेड है उसके आधार पर मैं मुख्य रूप से 5 भागों में श्रवण दोष को बांटा जा सकता है। उसमें पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तीसरा है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, चौथा है नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस और फंक्शनल हियरिंग लॉस, और पांचवा है सेंट्रल ऑडिटरी डिजॉर्डर या सेंट्रल हियरिंग लॉस या सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर। ये मुख्य रूप से 5 तरह के हियरिंग लॉस होते हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल में सुनने की क्षमता जो टेस्ट किया जाता है 25 डीबी अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर 25 डीबी या उससे कम श्रवण क्षमता रहा, सुनने की क्षमता जिसको हियरिंग थ्रेशोल्ड कहते हैं, तो उसको हम नॉर्मल हियरिंग कहते हैं। अगर 25 डीबी से ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी पर 250 to 8000 जहाँ इम्पोर्टेंट है हियरिंग लॉस जानने के लिए, तो इस पर किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अगर 25 डीबी ज़्यादा थ्रेशोल्ड आता है तो उस समय हम हियरिंग लॉस कहते हैं। तो हम लोग इसको अलग से कितना लॉस होने पर कितना डिग्री होगा बताएंगे। अभी मैं कान का कौन सा भाग है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस मैंने बताया। तो कंडक्टिव लॉस कब कहते हैं, जब बाह्य कान में किसी तरह का समस्या हो अथवा मध्य कान में कोई समस्या हो अथवा बाह्य और मध्य कान दोनों में समस्या हो, तो उस तरह की समस्या को हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस जैसे ईयर डिस्चार्ज हो गया, सर्दी जुकाम से स्टेचियम ट्यूब ब्लॉकेज हो गई, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की समस्या होने से हमें कंडक्टिव लॉस हियरिंग लॉस हो जाता है। इस कंडक्टिव हियरिंग लॉस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 डीबी का हियरिंग लॉस होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसका कई कारण है, साइंटिफिक कारण है, उसकी चर्चा हम लोग अलग करेंगे। अब रहा कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई, इसका मैं कहना चाहता हूँ कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने से आपका इसका दवाई से या सर्जरी से आराम से इलाज किया जा सकता है। कभी कभी कंजेनाइटल जन्म से हियरिंग लॉस हो, कंजेनाइटल लॉस हो और उसके कारण कंडक्टिव लॉस हो, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है सर्जरी या दवा से ठीक करने में। दूसरा प्रॉब्लम है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नाम से अवगत है, सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग है इनर ईयर कोक्लिया। तो कोक्लिया में किसी तरह की समस्या हो या और 8th नर्व में किसी तरह की समस्या हो, तो उसको हम लोग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और ये हो गया कि इसमें अगर डैमेज हो जाए इनर ईयर में या 8th नर्व में, तो इसको मेडिसिन या सर्जरी से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें रिहैबिलिटेशन या हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है। ये हो गया सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तीसरी है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल, कुछ मध्य कान या बाह्य कान और इनर ईयर, ये सारी सिस्टम में यदि किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो, प्रॉब्लम होने से हियरिंग लॉस हो, तो उसको हम लोग मिक्स हियरिंग लॉस कहते हैं। मिक्स हियरिंग लॉस मैंने कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो ये मिक्स हियरिंग लॉस हुआ। उसके बाद चौथा है हमारा सेंट्रल ऑडिटरी डिजॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ऑडिटरी डिजॉर्डर या सेंट्रल हियरिंग लॉस। उस व्यक्ति को जो हमारा सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेस है, ब्रेन स्टेम या कॉर्टेक्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ब्रेन में ऑडिटरी एरिया है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हियरिंग लॉस होगा। वो हियरिंग लॉस किस तरह का होगा, ध्वनि तो सुनेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड नहीं होगा। तो ये हम बताएंगे हियरिंग किसे कहते हैं।
तो उसमें हियरिंग के 3 भाग है, आपका 4 भाग है। आपका है अवेयरनेस, डिटेक्शन जिसको कहते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर में कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड होना मुश्किल हो जाता है। बच्चों में भी पाया जाता है, खासकर लर्निंग डिजेबल बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में, मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी पाया जाता है, और सामान्य बच्चों में भी ये इस तरह का प्रॉब्लम पाया जाता है। इसको डिटेक्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। आवाज़ तो बच्चा सुन लेता है, लेकिन क्या बोला जाता है वो नहीं समझता है। तो ये हो गया सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर। पांचवा है हमारा फंक्शनल हियरिंग लॉस। फंक्शनल हियरिंग लॉस भी 2 तरह का होता है, एक होता है मलिंगरिंग और एक होता है साइकोजेनिक। इसमें मलिंगरिंग में क्या होता है, जानबूझकर कोई बेनिफिट लेने के लिए डिजेबिलिटी का और प्रिटेंड करता है, बहाना बनाता है कि सुनता नहीं है, और उसको वो बेनिफिट लेने के लिए, विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए या कोई और सरकारी सुविधा लेने के लिए, तो उसको मलिंगरिंग कहते हैं। आराम से इसकी जांच हो जाती है। दूसरी है साइकोजेनिक। रियली में कान में किसी स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में कान के या उसके फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सुनता नहीं है। ये कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह से अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई घर में कि वो सुनना नहीं चाहता है, और इसको साइकोजेनिक बोलते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से। तो ये रियल में प्रॉब्लम है, और इसको हम लोग साइकोथेरेपी या ऑडियोलॉजिस्ट लोग अपना ऑडिटरी थेरेपी देते हैं, और ये बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। खासकर मलिंगरिंग वाला जो बोल रहा हूँ, बच्चों में 10 to 15% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में पाया जाता है। वो टीचर कोई टास्क देता है, वो बहाना बनाता है कि हम सुनाई नहीं पड़ा, हम सुने नहीं, मास्टर जी के टीचर क्या पढ़ाया, और टीचर कुछ पूछता है घर में क्यों नहीं किया, तो मम्मी ने क्या बोली नहीं समझ में आया, बात आपकी समझ में नहीं आती। इस तरह की बहानेबाजी करते हैं बच्चे, और ये जांच करने के बाद पता लगता है कि उनको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहाना बनाते हैं कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। तो ये काउंसलिंग, गाइडेंस, थेरेपी ये बच्चों में करा जाता है। और इस तरह से ये 5 तरह के टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, कान के स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, उसके आधार पर मैंने ब्रीफ में बताया। धन्यवाद।